गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 1 का पाठ 9 अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले आपने सारी मात्राएं हमारे पहले वाले वीडियो में सीख चुके होंगे। इससे पहले जो भी हमने मात्राएं सिखाई गई थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। सभी मात्रा सीखने के बाद में हम पढ़ेंगे अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। तो ये मात्राएं कैसी होती हैं और किस पर लगाई जाती हैं, इनके चिन्ह कैसे होते हैं, ये आज हम पाठ 9 में ये सब जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए अनुस्वार, और ये है उसकी मात्रा, यानी ये उसका चिन्ह होता है। तो अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार स्वर के पीछे, ये क्या होते हैं? स्वर के पीछे चलने के कारण इन्हें अनुस्वार कहा जाता है। यह एक नासिकीय ध्वनि है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाकर प्रकट की जाती है और इसको इसकी ध्वनि का हम नाक से बोली जाती है। अयोगवाह का अर्थ है स्वर और व्यंजन से अलग अलग वर्ण इसका प्रयोग करते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन के दोनों रूप, इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में होता है। यहाँ देखिए हम इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है देखते हैं। अ ग, अंग, इसको किस तरह से बोलेंगे? अंग। दूसरा वर्ण है अंडा, तीसरा अंगूर और चौथा अंदर। तो इसका उच्चारण करते समय अंग क्या आवाज आती है। यहाँ देखिए चित्र के आधार पर हम अंग की मात्रा यानी अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला चित्र आपको किसका दिख रहा है? बंदर। तो ब, उस पे अंग की बिंदी बंदर। इसी तरह झंडा, पतंग। आइए हम कुछ अंग की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं, यानी अनुस्वार वाले शब्द पढ़ते हैं। पहला है अंग, कंधा, गंगा, नंदन, अंगूर। रंग, ठंडा, पंखा, चंदन, लंगूर। ढंग, डंडा, गंदा, वंदन, सुंदर। तो आपको यह मात्रा समझ में आई? आपको ये अयोगवाह वर्णों का उच्चारण किस तरह से करना है और उन्हें किस तरह से उनको बोला जाता है, यह इन शब्दों के आधार पर हमने सीखा है। अंग की बिंदी हमेशा स्वर और व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। कोई भी वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उसके ऊपर हम बिंदी लगाकर उसका बिंदु के रूप में लगाकर हम उसका प्रकट करते हैं। जैसे हमने यहाँ उच्चारण किया कि अ पे बिंदी लगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंग। आया आपको समझ में कि हम उसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? बोलते समय हमें इनका उच्चारण ठीक प्रकार से करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने शब्द पढ़े रंग और ढंग, तो ये क्या थे? अनुस्वार यानी अयोगवाह का शब्दों का हमने उच्चारण किया। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मंगलवार को संजय, पंकज, कंचन और रंजन चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर एक तालाब था, उसमें बतखें तैर रही थी। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे। एक सुंदर मोर अपना पंख फैलाकर नाच रहा था। पेड़ पर बंदर और लंगूर भी थे। अंदर एक मंदिर भी था। मंदिर के पास डंडे में पीले रंग का झंडा लगा था।
एक आदमी शंख बजा रहा था। एक आदमी क्या कर रहा था? शंख बजा रहा था। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया? यह अनुस्वार का पाठ है। तो इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न बनते हैं जो हम समझते हैं। जैसे मंगलवार को संजय, पंकज, कंचन और रंजन कहाँ घूमने गए थे? तो आप क्या बोलेंगे? चिड़ियाघर। या हम पूछते हैं कि चिड़ियाघर में कौन कौन घूमने गए थे? तो आपको सबके नाम बताने, यानी संजय, पंकज, कंचन, रंजन। समझ में आया आपको? अंक की मात्रा के बाद अब हम चंद्र बिंदु की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु क्या होता है? चंद्र बिंदु की मात्रा को अनुनासिक भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, या कहें तो मुख के साथ साथ नाक से हवा बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। और हम इसको चंद्रबिंदु की मात्रा भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे पहला चित्र किसका है? चांद, आँख, ऊंट। इसके बाद हम यहाँ कुछ चंद्रबिंदु की मात्रा के शब्द हैं जो पढ़ते हैं। यहाँ, वहाँ, जहाँ, पूंछ, मूछ, बूंद, गांव, छांव, बांस, आंगन, सांभर, लहंगा, लड़कियाँ, कहानियाँ, हंसना। ये सारे शब्द किसके हैं? ये सारे शब्द चंद्रबिंदु की मात्रा के हैं। चंद्रबिंदु की मात्रा हम व्यंजन के ऊपर चांद का आकार बना के बिंदी लगा के उसे बनाते हैं। चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों खुल जाते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो देखिए हमारा मुंह और नाक दोनों से आवाज आती है, जैसे यहाँ, वहाँ। समझ में आया आपको कि चंद्रबिंदु का मात्रा का उच्चारण किस तरह से किया जाता है? तो बच्चों, इससे पहले हमने अयोग वहा यानी अंक की मात्रा सीखी। अब हमने चंद्रबिंदु की मात्रा सीखी और उसके कुछ शब्द पढ़े। इसके और भी कई शब्द हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आप उनका उच्चारण करके उन्हें समझिए। आइए अब इसका हम पाठ पढ़ते हैं। कुएं का सांप। चंद्रबिंदु की मात्रा के शब्द पढ़ने के बाद हम इसका पाठ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक कुआं था। एक गांव में क्या था? एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। बच्चों, सूखा पड़ना क्या होता है कि गांव में जब फसल नहीं होती या कुछ होता सब पानी नहीं आता है तो गांव में सूखा पड़ जाता है। कुएं में एक भी बूंद भी पानी न रहा। जब सब जगह सूखा हो गया तो कुएं में भी एक भी बूंद पानी नहीं रहा। अब सांप परेशान होकर कुएं से बाहर आया। जब कुएं में पानी नहीं था तो सांप क्या हो गया? परेशान हो गया और वह कुएं से बाहर आया। कुएं के पास 5 झोपड़ियां थी। वहां सांप ने अपने रहने का ठिकाना बना लिया। ठिकाना मतलब क्या होता है? यानी रहने का स्थान, रहने की जगह। बाद में वह वहां से जंगल की ओर चला गया। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इसमें से कुछ प्रश्न बनाकर आपसे पूछते हैं। तो गांव में क्या था? एक गांव में क्या था? तो एक गांव में एक कुआं था। तो इस तरह से हम इस पाठ से
संबंधित कुछ प्रश्न बनाएंगे। इसके बाद हम इस पाठ के बाद यहाँ पर हम चंद्रबिंदु की मात्रा यानी चंद्रबिंदु की मात्रा की कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस कविता को याद कर कर हमें सुनाएंगे और इसे अभी मेरे साथ साथ आप इसको दोहराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंदा मामा। चंदा मामा आ जाओ, आँखों में समा जाओ, सफ़ेद चांदनी की चादर पर रंग खुशी के लगा जाओ। चंदा मामा आ जाओ, माँ ने तुम्हें बुलाया है, ठंडा दूध मंगाया है, दूध बताशा खा जाओ, चंदा मामा आ जाओ। तो बच्चों, आपको समझ में आई है कविता? बच्चे क्या कर रहे हैं? चंदा मामा को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ ने तुम्हें बुलाया है और आप किसके लिए? चंदा मामा के लिए ठंडा दूध मंगाया है। तो वह कह रहे हैं चंदा मामा से दूध बताशा खा जाओ। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अब हम अनुस्वार और चंद्रबिंदु की मात्रा के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग क्या होता है और उसकी मात्रा कैसी होती है, आइए हम देखते हैं। अह, जो अह स्वर होता है उसकी देखो यहाँ पर, यहाँ चिन्ह, ये उसकी क्या है? जो दो बिंदी हम बनाते हैं ये उसकी मात्रा है। तो ये किसकी मात्रा हो गई? इसको हम विसर्ग की मात्रा कहेंगे। अह, जो जिसमें ह की आवाज़ आती है। किसी भी वर्ण को बोलने पर जब ह की आवाज़ आए तो वो क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है। अह का हम हिंदी में प्रयोग कम करते हैं, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसकी आवाज़ ह के रूप में होती है। जिस भी वर्ण के साथ ये लगती है तो ह की आवाज़ आती है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ वर्ण हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है जैसे प्रातः, प्रातः किसकी आवाज़ आई? ह की। अंतः, नमः, पुनः। तो बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण करते समय ह की आवाज़ आती है। इसके बाद आइए हम यहाँ पर इसका पाठ पढ़ते हैं। प्रातः काल, यानी प्रातः काल क्या होता है? सुबह का दृश्य। ये ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? सुबह यानी मॉर्निंग का चित्र बना हुआ है। आइए इसका पाठ पढ़ते हैं। अमन रोज प्रातः उठता है, यानी अमन रोज सुबह उठता है। 6 बजे उठकर वह अपने माता पिता को नमः करता है। नमः का अर्थ क्या हो गया? नमन, यानी नमस्ते। फिर शनि शनि विद्यालय पहुंचता है। शनि शनि का मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे। वह अपना पाठ पुनः पुनः याद करता है, यानी बार बार वह अपना पाठ याद करता है। अतः वह एक अच्छा लड़का है। तो बच्चों, आपको इस पाठ में विसर्ग की मात्रा समझ में आई। इसी के साथ हमने अनुस्वार, चंद्रबिंदु और तीनों की मात्रा को हमने समझा है। धन्यवाद।